तो देखिए शुरुआत करते हैं जहां जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम और उसके साथी सैफुल्लाह की आज पुलिस कस्टडी रिमांड एटीएस मांगेगी। दोनों आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में बड़ी तबाही की साजिश रचना चाह रहे थे। इस पूरे षड्यंत्र में उनके 5 और साथी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एटीएस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेकर प्रदेश में तबाही की साजिश की जो परतें हैं वो एटीएस खोल सकती है। कम से कम 7 दिन की रिमांड अर्जी एटीएस दाखिल कर सकती है। वहीं सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है। इटावा के मदरसा अरबिया कुरानिया में रहकर सैफुल्लाह ने पढ़ाई भी की थी। ऐसे में कई परतें खुल सकती हैं। सबसे अहम रहेगा रिमांड को लेकर की ये अर्जी। रिमांड बताई जा रही है 7 दिन की हो सकती है और इन 7 दिन रिमांड पर लेने के बाद एटीएस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन इनके साथी हैं, कब से कहां से जुड़ करके इन्होंने ये मंसूबे पाले और उसे जमीन पर उतारने के लिए कहां से मदद ली। ये तमाम चीजें रिमांड पर लेने के बाद ही साफ हो पाएंगी। ये देश के दुश्मन हैं जो आजादी के जश्न में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश में जुटे थे। ये वो दहशतगर्द हैं जो अपने आकाओं के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी में थे। आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम के बाद अब उसके साथियों की धरपकड़ तेज हो गई है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की तलाश में एटीएस की टीम जुटी है। अब एटीएस की टीम पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए इन दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने वाली है। इनसे पूछताछ के लिए बहुत जल्द रिमांड अर्जी दाखिल की जा सकती है, क्योंकि दावा है कि इस साजिश में इन दोनों के साथ 5 और साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस बीच कानपुर से पकड़े गए आतंकी सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है, जहां उसने अरबिया कुरानिया नामक मदरसे में रहकर पढ़ाई की थी। एक बच्चा हमारे यहाँ जून 2019 में आया था और वो बच्चा 16 जून को, और उसने हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। हिफ्ज़ की पढ़ाई के लिए, यानी जो कुरान की मेमोराइजेशन का कोर्स होता है, कुरान को कंठस्थ किया जाता है, याद किया जाता है ओरली, तो उसमें उसने पढ़ा और फिर वो मार्च तक रहा यहाँ। मार्च के बाद वो चला गया, जो लॉकडाउन लगा 19-20 मार्च को, उसके बाद वो चला गया 2020 में। और उसके बाद से हमारा उससे कोई लिंक नहीं रहा, वो कहाँ है, क्या करता रहा। दावा है कि हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह भी जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान संगठन से जोड़ा था और जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के इशारे पर आतंकवादियों के लिए वर्चुअल आईडी बनाता था, जिसे एटीएस की टीम ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला सैफुल्लाह का परिवार फतेहपुर में आकर बस गया था। सैफुल्लाह के पिता का दावा है कि सैफुल्लाह को काफी पहले ही उन्होंने घर से भगा दिया था। ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उससे हम नाराज भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले सैफुल्लाह को लेकर लोग कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उसके पकड़े जाने के बाद कई जगह दहशत का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह के फोन से पाकिस्तान समेत कई देशों में बैठे आकाओं के नंबर मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। इन दोनों के खिलाफ मिले सुरागों के बाद एटीएस की टीम जल्द इनके दूसरे साथियों पर भी शिकंजा कसने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए ये अहम कड़ी है और इस कड़ी से जुड़ती हुई कड़ियों के बारे में पता लगाना यही कोशिश रहेगी एटीएस की। लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये समझने के लिए हम ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं और विवेक से ये समझना जरूरी है। विवेक, देखिए बहुत सारी जानकारी तो साझा नहीं की जाती है, कुछ कुछ चीजों पे जांच चल रही होती है, लेकिन अभी जो मौजूदा जानकारी है वो किस तरफ इशारा करती है?
देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो थी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्वक निपटा लेने की, जिस तरह से आतंकी संगठनों ने एक चैलेंज दिया था, एक चुनौती दी थी, आतंकी साया मंडरा रहा था पूरे आयोजन पर, उसको शांतिपूर्वक निपटा लिया गया। 2 आतंकी पकड़ लिए गए हैं। इसके अलावा उनके 5 साथी, यानी जब मोहम्मद नदीम पकड़ा गया था तो उसने पूछताछ में बताया था कि उसने 6 लोगों को और ट्रेन किया है। ट्रेनिंग जो बम बनाने की थी, आईडी बनाने की थी, उनकी जो किताब थी उससे देखकर जो उसने बम बनाना सीखा था। इसके अलावा लोन वुल्फ अटैक वाली थ्योरी, दोनों तरह से ट्रेनिंग के लिए उसने 6 आतंकियों को, या स्लीपर सेल उनको कहें या एजेंट कहें, उनको ट्रेन किया था। उसके बाद संगठन से जोड़ा भी था, यानी तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद के तमाम आकाओं से उनकी बातचीत कराई थी। मुलाकात तो किसी की भी नहीं हुई थी। मोहम्मद नदीम की भी मुलाकात किसी आतंकी जो सरगना है या लीडर है उनसे नहीं हुई थी, लेकिन मोबाइल से और सोशल मीडिया से दोनों आपस में संपर्क में थे। अब सबसे बड़ी चुनौती जो एटीएस के सामने है, सुरक्षा एजेंसियों के सामने है, वो ये है कि बाकी 5 लोग कहाँ हैं और नूपुर शर्मा के अलावा और कौन कौन से टारगेट थे। नदीम ने बताया कि आरएसएस के कुछ बड़े नेता थे, कुछ प्रदेश सरकार के मंत्री थे, कुछ अधिकारी निशाने पर थे, लेकिन इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से हैं? क्योंकि देखिए, इनकी ट्रेनिंग बड़ी हार्डकोर होती है, जो माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसमें इनसे कुछ भी उगलवाना बहुत संभव नहीं होता है। उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, साइंटिफिक टेक्निक्स आजमानी पड़ती हैं, वो सब आजमाई जा रही हैं। लेकिन अभी 4 दिन चूंकि स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम रहा, कार्यक्रम रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उस वजह से रिमांड पर नहीं ले सके। अब आज यानी सारे कार्यक्रम खत्म हो गए, एटीएस फ्री हो गई। ये सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की थी, वो शांतिपूर्वक कार्यक्रम निपट गया। अब होगी छानबीन आगे की, यानी आगे क्या होना है, इनके 5 साथी कौन कौन है, कहाँ है, ये नाम तो मिल चुके हैं, लेकिन उनको ट्रैक कैसे किया जाएगा, और दूसरी बात कि टारगेट्स कौन कौन से थे, उसके लिए क्या तैयारियां की थी, ये सब चीजें उनको जेल से बाहर लाके विवेक, और इसके साथ जिस बात का आपने जिक्र किया वो है कि इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती थी। देखिए, इस फैक्ट्री पर नजर पड़नी बेहद जरूरी है जहां से ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं और खतरे का सबब बन रहे हैं। शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।